ध्यान रखना, हॉर्स, शू, क्रैब, क्या चीज है ये? अभी क्या हुआ कि अमेरिका का एक पर्यावरण समूह है जिसका नाम है राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय प्रशासन। नाम लिख लीजिए इसका, राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय वायुमंडलीय प्रशासन। कहाँ का है? यूएसए का है। इसने क्या किया है? अमेरिकी सरकार से एक याचिका दायर करके इसने हॉर्स शू क्रैब के संरक्षण की मांग की है। हॉर्स शू क्रैब क्या है भाई? एक केकड़ा की प्रजाति है, इतना हमको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, ये ध्यान रखना है। और एक चीज और याद रखना है, इस समय केकड़ों की संख्या 1990 की तुलना में बहुत कम हो गई है। बात करें तो केकड़े को व्यावसायिक मछली के चारे के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। किसमें इसका प्रयोग होता है? व्यावसायिक मछली के चारे के रूप में, मछली के चारे के रूप में प्रयोग होता है इसका, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? इन्होंने क्या कहा, सुझाव क्या दिया? इन्होंने सुझाव दिया कि अवैध शिकार, इनके सुझाव जो रहे हैं, अवैध शिकार रोकने पर इन्होंने सुझाव दिया है। इन्होंने कहा है कि इनके आवास स्थान को संरक्षित किया जाए। अब लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, अवैध शिकार, शिकार पर रोक, आवास का संरक्षण और साथ ही साथ व्यावसायीकरण पर रोक, व्यावसायीकरण पर रोक। ये इसके कुछ सुझाव रहे हैं। ठीक है ना? इसके बारे में अगर बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? तो वैज्ञानिक नाम लिख लीजिएगा, लिमुलिडा। लिमुलिडा इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक ना? इसको ना समुद्री आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा संघ में वर्गीकृत किया जाता है, वर्गीकृत है। और ये ना लगभग 450 मिलियन वर्ष पहले से रह रहा है पृथ्वी पर। ठीक ना? इसका जो शरीर होता है ना, इसका शरीर कैसा होता है? शरीर आप लिखना चाहें तो घोड़े के नाल जैसा होता है। इसीलिए इसको हॉर्स शू बोलते हैं। हॉर्स मतलब घोड़ा, शू मतलब उसका जो जूता है, जूता है होता ना, जूता को शू बोलते हैं अंग्रेजी में। निवास, इसका निवास स्थान कहाँ है? इसके निवास स्थान की अगर हम बात करें तो निवास स्थान इसका कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा मध्य अटलांटिक सागर तट पे, अटलांटिक सागर तट, और साथ ही साथ डेलावेयर की खाड़ी, डेलावेयर की खाड़ी पे यहां पे ये देखा जा सकता है। ठीक ना? भारत में कहां मिलेगा? भारत में भैया उड़ीसा के तट पे देखने को मिलेगा, उड़ीसा के तट पर भारत में। महत्व क्या है इसका? इसका महत्व है, इसका जो खून होता है ना, चिकित्सा क्षेत्र में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। चिकित्सा क्षेत्र में इसके खून का प्रयोग होता है, खून का प्रयोग चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, ये याद रखना है इसमें। ठीक है, और इनके खून से मिलता है ब्लड सेल, जो रक्त कोशिका जो मिलती है, वो दवा में जो हानिकारक तत्व तो मौजूद होते हैं ना, उनके साथ केमिकली रिएक्ट करते हैं, और जिससे ये भी पता चल जाता है कि नई दवा जो है इंसानों के लिए सुरक्षित है या कि नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इनकी आयुसीएन की स्थिति क्या है? संरक्षण की स्थिति की और बात कर लें। संरक्षण के मामले में आयुसीएन, आयुसीएन में क्या है इनका? लुप्त प्राय प्रजाति है, ये लुप्त प्राय प्रजाति है। क्या है? एंडेंजर्ड स्पीसीज। अगर हम बात करें भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, तो इसकी अनुसूची 4 में शामिल है, अनुसूची 4 में शामिल है, ये ध्यान रखना चाहिए। अब यहां पर एक हमने संस्था की बात की थी,
जिस संस्था का नाम है राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय प्रशासन, NOAA। तो NOAA क्या है, उसकी अगर बात करें, ये राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय प्रशासन, NOAA, ये क्या है भाई, याद रखना, ये अमेरिका का जो वाणिज्य विभाग है ना, वाणिज्य विभाग, उसके अंतर्गत, वाणिज्य विभाग के अंतर्गत एक वैज्ञानिक और नियामक एजेंसी है। ये आपको पता होना चाहिए। इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ भाई, हेडक्वार्टर इसका है सिल्वर स्प्रिंग, सॉरी, सिल्वर स्प्रिंग में इसका मुख्यालय है, और सिल्वर स्प्रिंग आपका पड़ता है मैरीलैंड में। स्थापना कब हुई थी, स्थापना की अगर बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई है 1970 में, तारीख है 3 अक्टूबर 1970, इसकी स्थापना हुई है। एजेंसी का काम क्या है, इसका काम काम क्या करती है, ये याद रखना है, मौसम की भविष्यवाणी करता है। पहली बात तो ये कि मौसम की भविष्यवाणी करता है, साथ ही साथ यहां पे इसने जो सुझाव दिए हैं, समुद्री और वायुमंडलीय स्थिति की निगरानी करता है, समुद्री वायुमंडलीय स्थिति की निगरानी करता है, स्थिति की निगरानी भी करता है। गहरे समुद्र में अन्वेषण का काम, अन्वेषण के साथ साथ मछली पकड़ने का प्रबंध भी करता है, मछली पकड़ने का प्रबंध करता है ना। साथ ही साथ एक काम और है इसका, कि अमेरिका के विशेष आर्थिक क्षेत्र में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, समुद्री स्तनधारी या लुप्तप्राय प्रजाति की सुरक्षा का प्रबंध करता है। ठीक है, ध्यान रखिए इसको। यूएसए के विशेष आर्थिक क्षेत्र में, विशेष आर्थिक क्षेत्र में समुद्री स्तनधारी, लुप्तप्राय प्रजाति की सुरक्षा का प्रबंध करता है। ठीक है, यहां तक आपको पता होना चाहिए। अब आपसे पूछा जा सकता है हॉर्स शू क्रैब के बारे में निम्न कथन पर विचार करना होगा। तो पहला स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, किसी संस्था इसने ऐसा किया है। दूसरा स्टेटमेंट दिया जा सकता है IUCN की इस वाली लिस्ट में शामिल है। तीसरा स्टेटमेंट दिया जा सकता है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 में शामिल है। एक और दिया जा सकता है, इसका जो महत्व है, इसके खून का प्रयोग चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है। ऐसे 4-5 ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं जो आपको सही करने होंगे। ठीक है, इस तरीके से ये बन सकता है आपके लिए प्रश्न। वो ठीक है, वो फ्लोर टेस्ट क्या होता है, किसी को पता है आप में से? फ्लोर टेस्ट एक शब्द है, फ्लोर टेस्ट क्या होता है? फ्लोर टेस्ट क्या होता है भाई? राजनीतिक परिदृश्य में इसका यूज किया जाता है। फ्लोर टेस्ट का मतलब होता है कि मान लीजिए सरकार कोई भी हो, बहुमत में है या नहीं, उसकी जांच करने के लिए फ्लोर टेस्ट का यूज किया जाता है। ठीक है सर, बिहार में यूज किया गया हाल ही में। हाँ, तो आप सुनते होंगे फ्लोर टेस्ट, कल फ्लोर टेस्ट है, अगले हफ्ते में फ्लोर टेस्ट होगा, उसके बाद सरकार का निर्धारण किया जाएगा। ऐसा आपने कई बार सुना भी होगा। ठीक है ना, ओके। आपको पता है ये कैचअप प्रभाव क्या होता है? कैचअप प्रभाव क्या होता है? कैचअप प्रभाव कैचअप प्रभाव का मतलब होता है जैसे कमजोर या विकासशील जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं वो धीरे धीरे बढ़ती ही रहती हैं। ठीक है, और जो विकसित अर्थव्यवस्था होती है उनके मुकाबले वो तेजी से वृद्धि करती हैं, और धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि वो प्रति व्यक्ति आय के मामले में विकसित देशों के समान स्तर पर पहुंच जाती हैं। वो होता है कैचअप प्रभाव। ठीक है ना, उसी को कैचअप प्रभाव बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कैचअप प्रभाव। सर, उदाहरण से समझ में आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, तब ऐसे समझा करो। ठीक है, एक शब्द है नेगिंग। नेगिंग क्या होता है भाई? नेगिंग शब्द क्या है? नेगिंग क्या है?
मतलब ये है कि मान लीजिए जैसे कोई ऐसी स्थिति कभी आपने सुना हो, बात समझ गए? नेगिंग क्या है? यस सर। मतलब आप किसी को कुछ बोल नहीं रहे, नहीं वही कुछ नहीं बोल रहे, बस सीधे सीधे बैठे बैठे थे चुपचाप, मार के कोई आया बगल से हिलाया और दे दिए उठ के, दे दनादन चार ठो इधर उधर है जबरदस्ती, वो बेचारा समझ में नहीं पाया क्या हुआ, वो नेगिंग वाली स्थिति आएगी। ठीक है, मतलब एक ऐसा ऐसा नहीं दे सकता है, ठीक है ना? और याद रखना, ये इतना लोन किसी भी व्यक्ति को, किसी एक व्यक्ति को, वो चाहे 10 साल में पकड़ाए चाहे 2 दिन में पकड़ा दे, उसकी एक समय सीमा भी निर्धारित है, उसकी एक लिमिटेशन ये भी है, लाइन ऑफ क्रेडिट होता है वो। ठीक है ना? मतलब कहने का है बैंकों की, बैंक और ग्राहक के बीच में निर्धारित एक ऐसी सीमा जिससे ऊपर उधार देने की क्षमता, सॉरी, जिसके ऊपर उधार मतलब लेन देन की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, वो होता है लाइन ऑफ क्रेडिट। अभी जैसे मान लीजिए आपने नहीं समझ में आया किसी को अभी तक, लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब किसी वित्तीय संस्थान और किसी ग्राहक के बीच में एक पूर्व निर्धारित उधार की सीमा वाली व्यवस्था है, ठीक है, जिसके तहत किसी भी समय और सीमा पूरी होने तक उधारकर्ता अपनी आवश्यकता अनुसार धन की निकासी कर सकता है। यह है लाइन ऑफ क्रेडिट। एक शब्द है क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या होता है आप लोगों को पता होगा, ये भी न्यूज में रहा है। ये शब्द क्या है भाई? क्लोनिंग क्या होता है? मतलब ये एक ऐसा शब्द है जो ये बताने का प्रयास करता है कि जिस बच्चे का जन्म हुआ है भाई, वो या तो अपने पिता का यूज करके या फिर माता के द्वारा, माता पिता दोनों के उससे नहीं, ठीक है ना? माता या पिता से अलैंगिक विधि द्वारा एक जीव से दूसरा जीव विकसित किया जाता है क्लोनिंग के माध्यम से। इसमें माँ बाप का यूज नहीं होता, सिर्फ या तो माँ होगी या तो बाप होगा, ठीक है ना? बात समझे? जी सर। डांस क्या होता है? वैगल, वैगल डांस, वैगल डांस ये भी शब्द में रहा है। वैगल डांस मतलब क्या है? इसके माध्यम से भोजन खोजने वाली मधुमक्खियां अपने छत्ते की साथी मधुमक्खियों को संसाधनों का स्थान, दिशा, दूरी, गुणवत्ता, इन सब के बारे में सूचना देती। वैगल डांस एक ऐसी स्थिति है जिसके माध्यम से मधुमक्खी अपने अन्य साथियों को भोजन के बारे में या संसाधन के बारे में, उसकी दिशा किस तरफ है भाई, दूरी कितनी है, उसकी गुणवत्ता कैसी है, उन सब के बारे में सूचना देती है। वो होता है बैगल डांस। ये बैगल डांस जो होता है मधुमक्खियों में आपसी संचार का माध्यम होता है, ठीक है ना? बैगल डांस ये है आपका, ठीक है। चलिए, ये सब चीजें थोड़ी सी याद रखनी है अपने को। शब्द जरूरी है, आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया सही है कि नहीं सही है, ठीक है। एक रिपोर्ट आई है, मौद्रिक नीति समिति रिपोर्ट, मौद्रिक नीति समिति रिपोर्ट, मौद्रिक नीति समिति रिपोर्ट क्या है? ये फरवरी 2024 से संबंधित है, फरवरी 2024 से संबंधित है। आरबीआई की है, आरबीआई की है, ये सिंपल है, सबको पता रहेगा आरबीआई की है। ये याद रखना है, ये द्विमासिक रिपोर्ट है। क्या है? द्विमासिक रिपोर्ट है ये, ओके, द्विमासिक रिपोर्ट है। इसमें कुछ निर्णय लिए गए, जैसे रेपो रेट, रेपो रेट मतलब डबल आर, डबल आर को कितना बताया गया? 6.5% के। ट्रिपल आर को क्या बताया गया? रिवर्स रेपो रेट को क्या बताया गया? 3.75%। बैंक दर क्या है? बैंक दर है 6.75%, ठीक है, ध्यान रखना। और इसके अलावा है स्थायी जमा सुविधा, स्थायी जमा सुविधा ये कितना है? ये है आपका 6.25%। एक है सीमांत स्थायी सुविधा, सीमांत स्थायी सुविधा दर है सभी, रेट है, ठीक है, ये भी है 6.25%, ये भी ध्यान रखना।
देखो, वित्तीय वर्ष 24-25 में ये आंकड़ा निकाला गया है, 24-25 के लिए आंकड़ा निकाला गया है कि जो जीडीपी वृद्धि होगी वो 7%, जीडीपी ग्रोथ क्या है, 7% रहने का अनुमान है, ऐसा आंकड़ा लगाया गया है। लेकिन एक चीज और याद रखना, पहली तिमाही में कितना रहेगा, फिर ये पहली तिमाही में कितना होगा, ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा, तो ये हो जाएगा 7.2%। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसमें आपको डबल आर भी पता है, ट्रिपल आर भी पता है, स्थायी जमा सुविधा, सीमांत स्थायी सुविधा क्या होती है, ये सारी चीजें, बैंक दर भी आपको पता है पहले से, है ना, ये सारी चीजें आपको पता है, सारे टर्म्स आपको पहले से ही पता है। ठीक है, और एक चीज और याद रखना, इसमें जो मुद्रा स्फीति है ना वो 4% निर्धारित है, +-2 हो सकता है, मतलब +2 जा सकता है, -2 हो सकता है, लेकिन 4 रहेगा, लिमिट है 4 की, + हो सकता है 2। ठीक है, और एक चीज और याद रखना, इस बार प्रमुख दरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इसके बारे में, प्रमुख दरों में परिवर्तन नहीं हुआ है, और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये लगातार छठी बार है, छठी बार ऐसा है कि परिवर्तन नहीं हुआ प्रमुख दरों में। ठीक है, ये थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। इसका फायदा क्या होगा, प्रभाव क्या पड़ने वाला है, क्या लिखना, यस सर। ठीक है, थोड़ा स्पीड, चलो लिख लो, प्रभाव क्या होगा इसका, खाद्य पदार्थों की कीमत में, खाद्य पदार्थों की कीमत में अनिश्चितता का मुद्रास्फीति पर प्रभाव जारी है। ठीक है, 2024-25 में महंगाई जो हो जाएगी, महंगाई दर कितनी होगी, 4.5% रहने का अनुमान है, अनुमान है, सब में ये याद रखना, अनुमान है। ठीक है, 24-25 में ही विकास दर क्या रहेगी, विकास दर बरकरार रहेगी, बरकरार रहेगी, बरकरार रहेगी, रुपए में स्थिरता आएगी, रुपए में स्थिरता आएगी। ठीक है, रुपए में स्थिरता है का मतलब यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती भी प्राप्त होगी। ठीक है, ग्रामीण मांग में तेजी, ग्रामीण मांग में तेजी रहेगी, शहरी खपत जो होगी वो भी मजबूत रहेगी, शहरी खपत भी मजबूत रहेगी, ये भी इसका आंकड़ा है। विनिर्माण क्षेत्र की बात करें, विनिर्माण क्षेत्र कैसे रहेगा, लाभप्रद रहेगा। निजी पूंजीगत व्यय, निजी पूंजीगत व्यय चक्र में सुधार होगा, सुधार होगा। ठीक है, व्यापार व्यवहार में भी सुधार की संभावना है, व्यापार व्यवहार में भी सुधार की संभावना है। ठीक भाई, ये थोड़ी चीजें हमको ध्यान में रखनी है। ठीक है, हो गया सर रुक जाइए। यस सर, हो गया। मौद्रिक नीति समिति की रिपोर्ट आई है, तो मौद्रिक नीति समिति के बारे में भी हमको पता होना चाहिए। मौद्रिक नीति समिति क्या होती है, इसका देखिए, इसका गठन करती है केंद्र सरकार, केंद्र सरकार करती है इसका गठन, ये याद रखना, केंद्र सरकार द्वारा गठित होता है। दूसरी बात याद रखना है, आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत उसकी धारा है 45ZB के तहत गठन होता है, 45ZB के तहत गठन होता है इसका। इसका लक्ष्य, उद्देश्य क्या है इसका, इसका उद्देश्य है मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीति दर, आवश्यक नीति दर निर्धारित करना, उद्देश्य है इसका। ठीक है, इसमें याद रखना 6 सदस्य होते हैं इसमें टोटल, इसमें कितने होते हैं, 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्य कौन कौन होते भाई, एक तो याद रखना पदेन अध्यक्ष होंगे, पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं,
तो पदेन अध्यक्ष होते हैं आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई गवर्नर होते हैं पदेन अध्यक्ष। पदेन सदस्य भी इसमें होते हैं, पदेन सदस्य, तो पदेन सदस्य कौन होंगे? आरबीआई के ही होंगे डिप्टी गवर्नर, डिप्टी गवर्नर होंगे। मतलब बोल दे तो मौद्रिक नीति का प्रभारी, मौद्रिक नीति का प्रभारी, ठीक है। एक और पदेन सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य एक और होंगे। ये कौन होते हैं? ये आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड द्वारा, आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, केंद्रीय बोर्ड द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसके अलावा 3 और सदस्य होते हैं, 3 और सदस्य होते हैं और 4 साल तक के लिए, सॉरी, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त कितने सदस्य होंगे? 3 सदस्य। कार्यकाल क्या होगा इनका? कार्यकाल होगा इनका 4 साल, 4 साल होगा, या फिर अगला आदेश जब तक नहीं आता है तब तक बने रहेंगे। मतलब समझ गए? अगला आदेश अगर 4 साल से पहले भी आ जाता है तब भी ये तीनों सदस्य, इन तीनों सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। बात समझे ना? नहीं तो अपने कार्यकाल तक बरकरार बने ही रहेंगे। ठीक है भाई, इतना क्लियर हुआ सबका? जी सर। ध्यान यस रख, सर। इसकी जो बैठक होती है ना, इसकी जो बैठक होती है 1 साल में 4 बार होती है, 4 बार, साल भर में 4 बार इसकी बैठक होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जिसमें क्या होता है, एक कोरम बनाया गया है। कोरम मतलब एक लिमिट है कि इतने से कम सदस्य नहीं होने चाहिए, तो उसमें 4 सदस्यों का होना जरूरी है। ठीक है ना? कोरम बनाया गया है। ठीक है? रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, ये सब आपको पता होगा, है ना? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, ये सब पता है ना आप लोगों को? बात क्लियर हुई? बिना किसी सरकारी प्रतिभूति के या बिना किसी गारंटी के आरबीआई के द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से अतिरिक्त तरलता को अवशोषित कर लिया जाता है। किसके थ्रू? एसडीएफआर के थ्रू, स्थायी जमा सुविधा दर के द्वारा। बात क्लियर है भाई सबको? नैन्सी, सपना, रेणुका, मसरूफा, गुड़िया, ठीक है, चलो ठीक है। अब इसको अगर किताबी भाषा में समझोगे तो बहुत ज्यादा कठिन है। ठीक है, इकोनॉमिक्स है, इतना आसान नहीं है समझना, तो अभी इतना ही समझ लो, सोच लेना बाकी। सीमांत स्थायी सुविधा। अच्छा, एक चीज और याद रखना, ये जो एसडीएफआर है ना, इसको शुरू कब किया गया था? तो इसको याद रखना, शुरू करने की घोषणा आरबीआई ने की थी 2022 में एसडीएफआर को। और एक चीज और याद रखना, इसका विचार पहली बार उर्जित पटेल मौद्रिक नीति समिति की रिपोर्ट में 2014 में दी गई थी। ठीक है, उर्जित पटेल की 2014 में जो मौद्रिक नीति समिति की रिपोर्ट आई थी, उसमें पहली बार इसका विचार दिया गया था और 2022 में आरबीआई ने इसकी घोषणा की थी। बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब हम बात करें एमएसएफआर क्या होता है। एमएसएफआर, सीमांत स्थायी सुविधा दर, क्या होता है? एमएसएफआर एक ऐसा दर होता है कि वाणिज्यिक बैंकों जैसे किसी चीज की जरूरत पड़ गई ना, तो रात भर के लिए वो क्या करते हैं, वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से कुछ उधार लेते हैं, पैसा वैसा उनके पास नहीं है भाई, क्या करेंगे, रात भर के लिए चाहिए। ठीक है, ये होता है एमएसएफआर। इसकी भी एक लिमिट होगी, सीमांत स्थायी सुविधा। मतलब क्या है? एमएसएफआर का प्रमुख उद्देश्य होता है आपातकालीन स्थिति में बैंकों की तरलता की समस्या को दूर करना। बात समझ रहे ना? एमएसएफआर का मतलब कि वाणिज्यिक बैंकों के पास तरलता की समस्या ना आने पाए, ऐसी कंडीशन ही है भाई, आपातकाल की समस्या चल रही, आफत है, इमरजेंसी जैसा टाइम चल रहा है, तो उस दौर में आरबीआई क्या करेगी? रातों रात ऋण की सुविधा प्रदान करती है। वो जो ऋण सुविधा है रातों रात के लिए, उसी को बोलते हैं एमएसएफआर। ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। मार्जिनल होती है, स्टैंडिंग है, खड़े खड़े वाली बात है भैया, फैसिलिटी है, खड़े खड़े वाली सुविधा है आपके पास, दर के हिसाब से दे दिया जाएगा। बात समझ गए ना? स्टैंडिंग मतलब खड़े खड़े, फैसिलिटी मतलब सुविधा है, खड़े खड़े चाय पी लेते हैं, रुको ना, खड़े खड़े पान खा लेते हैं, ऐसी सुविधा रात भर के लिए है वो। ठीक है ना? क्लियर हो गया भाई सबको? यस सर। इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है 2011 में आरबीआई के द्वारा की गई थी।
तो दो चीजें हमने समझी, एक तो एमएसएफआर समझा है, दूसरा एसडीएफआर समझा है। एसडीएफआर हमने क्या समझा कि आरबीआई तरलता को, अतिरिक्त तरलता को, वाणिज्यिक बैंकों की अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने के लिए एसडीएफआर का प्रयोग करती है। बिना कोई सरकारी प्रतिभूति दिए या बिना किसी गारंटी के वाणिज्यिक बैंकों से आरबीआई क्या ले लेती है? रुपए रख लेती है, लेके जितना चाहे उतना ले लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। मूल उद्देश्य होता है अतिरिक्त तरलता को अवशोषित कर लेना, है ना? बात समझे ना? और एमएसएफआर क्या है कि भैया आफत में, बैंक वाला आफत में चला, उसके पास कुछ नहीं, ऐसी सुविधा, बहुत दिक्कत हो रही है, सुबह सुबह बहुत समस्या हो जाएगी। आरबीआई क्या करेगा भैया? रातों रात स्टैंडिंग, खड़े खड़े आओ भैया, फैसिलिटी, सुविधा हमारे पास उपलब्ध है, खड़े खड़े वाली सुविधा उपलब्ध है, लेके जाओ। मतलब वाणिज्यिक बैंकों की तरलता को क्या करेगा? तरलता की समस्या को दूर करने का काम करेगा ये। बात क्लियर हुई भाई? Yes, sir. वेरी Yes, sir. चलो, दोनों में एसडीएफआर 2022 में शुरू किया गया था। पहला विचार उर्जित पटेल की जो मौद्रिक नीति समिति रिपोर्ट 2014 में आई थी, उसमें पहली बार उसका जिक्र किया गया था। 2022 में इसको शुरू करने की घोषणा की गई थी। ठीक है। सीमांत स्थायी सुविधा क्या है? इसको 2011 में शुरू किया गया था। ठीक भाई, चलो, यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, ये बताओ, नई नेमाटोड प्रजाति की खोज, इसको हमने करवा रखा कि नहीं? खोज लिख लीजिए, इसको करवा लेते हैं, फिर इसके बाद ना हो तो छोड़ देंगे, ठीक है ना? जी सर। नई नेमाटोड प्रजाति की खोज, ये है क्या? किसने खोजा इसको खोजा है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी रिवर साइड के वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का नाम लिखो भैया, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लिखो ना, यूनिवर्सिटी काहे लिखेंगे, है ना? रिवर साइड वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई है। क्या है ये छोटे कृमि की नई प्रजाति है। क्या है? छोटे कृमि की नई प्रजाति है। ठीक है भाई, ध्यान रखना। इसमें और क्या देख लें? फसल कीटों को संक्रमित कर उन्हें मारने। अच्छा, ये क्या करता है? इसका उपयोग क्या है? ये क्या करता ना कि फसल के कीटों को संक्रमित कर उन्हें मारने और नियंत्रित करने में सक्षम होता है। क्या करेगा? फसल के कीटों को संक्रमित करके उनको मार भी सकता है, नियंत्रित करने में भी सक्षम है। इससे और क्या फायदा होगा? ये कीटों के संक्रमण के 48 घंटों के बाद, मतलब 48 घंटे के अंदर अंदर वो सारे के सारे कीट मर जाते हैं जी, ठीक है, जिनको संक्रमित किया जाता है इसके द्वारा। इसको पहली बार 1920 में खोजा गया था, ये 1920 के दशक में खोजा गया था। बस इतना ही ध्यान रखना है। और अब एक चीज और याद रखना इसके बारे में कि पृथ्वी पर सबसे अधिक संख्या में पाया जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक संख्या में पाया जाने वाला, अधिक संख्या में पाया जाने वाला क्या है? बहुकोशिकीय सूक्ष्म और क्या है? पारदर्शी जीव है। पारदर्शी मतलब दिखता होगा इधर से उधर, है ना? ठीक है, ये ध्यान रखना। सिर्फ दूध में पाया जाता है ये? अरे नहीं, ये इसके बारे में याद रखना। तो सर ये कीड़ा है क्या? हाँ, इसको बोलते हैं राउंड वार्म, राउंड वार्म इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको राउंड वार्म कहा जाता है। ध्यान रखना, इतना छोटा होता है कि आंख से नहीं देख सकते, आंख से नहीं देख सकते हैं। क्या है? बहुकोशिकीय सूक्ष्म पारदर्शी जीव है ना भाई, इसलिए कैसे देख पाएंगे इसको? संरचना कैसी होती है हमने देख लिया है, केचुआ की तरह दिख रहा था। केचुआ को छोटा भाई है हमको लगता, नहीं? केचुआ हम सब देख लेते, इसको नहीं देख पाते, बस यही अंतर होगा। या बोल सकते केचुआ परपोता और पोता टाइप का होगा, नहीं? केचुआ टाइप का है फिलहाल, यही समझो ना, बेलनाकार होता है, केचुए की तरह होता है, आगे भी पतला पीछे भी पतला। केचुआ की तरह ही है, पूरा पूरा ध्यान रखो, आगे भी पतला पीछे भी पतला। ये क्या करता है? ये जीव घरेलू पशुओं के पाचन, कुत्ता में देखे थे ना, कुत्ता के पेट में दिख रहा था हमको। जी सर। अरे भैया कहाँ गया? ये देखो ना, कहाँ गया कुत्ता वाला? ये देखो, कुत्ता पेट में भी दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे, ये दिख रहा है यहाँ पे, है ना? जी कुत्ता के पेट में दिख रहा है। मतलब जो घरेलू जानवर होते हैं ना, उन पशुओं के पाचन में सहायक होता है, श्वसन पथ में भी देखा जाएगा, संचार प्रणाली में भी देखा जाता है। ठीक है ना? ये बात याद रखनी है। याद रखना है
क्या अरी मोरी क्या है? अरी मोरी मैया है। मिट्टी से कुल कार्बन उत्सर्जन का लगभग 2.2% के लिए जिम्मेदार होता है ये। कार्बन उत्सर्जन जितना मिट्टी से होता है उसका 2.2% के लिए जिम्मेदार है आपका ये जो कृमि है, नेमाटोड है। ध्यान रखना इसको, ठीक है। ये जीव कहां मिलेगा आपको? ये जीव आपको मिलता है मीठे पानी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, समुद्री तलछट में भी मिल सकता है, रेगिस्तान में भी मिलेगा, दलदली क्षेत्र में भी मिलेगा। ये मत सोचा रेगिस्तान में जल जाएगा, झुलस जाएगा, नहीं झुलसता, ठीक है। गोरा का गोरा ही रहेगा, थोड़ा सा काला हो सकता है, और क्या होगा, है ना। देखा था ना, काला भी दिख रहा था, काला कलर का, तो हो सकता है रेगिस्तान वाला रहा, ठीक है। ऐसा आप समझ सकते हैं। महासागर में पाया जाएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाएगा, अंटार्कटिका जैसे क्षेत्र में भी पाया जाता है, मतलब बहुत ठंडा से ठंडा एरिया में भी पाया जाएगा, बहुत ज्यादा गर्म से गर्म क्षेत्र में भी पाया जाएगा। मतलब बोला जाए ये सब जगह पाया जाएगा। इसका दोस्त यारी दोस्ती जो ना सबके साथ है, किसी को वो बैर भाव नहीं, बैर 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 दुश्मनी इसमें किसी से नहीं इसको, ठीक है। इनकी कई सारी संख्या है। इसका जो महत्व है, अभी हमने बताया फसल के उसमें परजीवी ये होते हैं, कृषि फसलों के पशुधन, मनुष्यों को भी, मनुष्य में भी देखा था हम लोगों ने, नहीं देखा था क्या मनुष्य के उसमें शरीर में? देखो मनुष्य, ये देखो यहाँ देख रहे हो, ये आदमी का गला है ना, ये गला वाला है कुछ, ये देखो आदमी का ये क्या है, ये अरे तो सर इसका महत्व कैसे है? ये देखो ना, ये तो पहले ये नुकसान तो देगा। देखो आदमियों के शरीर में देखने पाया जाएगा, ठीक है। रुकिए, और भी कहीं कुछ दिख रहा है कि नहीं? आदमी वाला देख रहे हो, आदमी के शरीरों में मिलता है ये, ठीक है, ठीक है। ये देखो सर अंगुली, पेट में जो चालू हो जाता है। नाम है सर, हाँ अभी याद देखो, नहीं आ रहा है सर नाम। देखो इनके शरीरों में देखा जाता है, इनके देखो दिमागों में देखा, ये जाल बना बना के रहता है, नहीं, ये सब यहाँ सब पाया जाता है, ठीक है। आदमियों को उसमें पाया जाएगा फिलहाल, ये हमको समझ के रखना है। बिल्लियों में पाया जाता है, मतलब घरेलू जानवर तो जो होंगे सब में पाया जाएगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आप बोले तो रूट गांठ, सेस्ट, घाव घावा, है ना, ये पाए जाते हैं। लाभदायक, ये देखो ये जो होते हैं ना, ये लाभदायक भी होते हैं, हानिकारक भी होते हैं, ठीक है ना। लाभदायक भी होते हैं, हानिकारक भी होते हैं। मतलब ये फसलों के लिए कुछ लाभदायक भी हो सकते हैं, कुछ हानिकारक भी हो सकते हैं। ये ऐसे कीटनाशक हैं जो बिना, ये ऐसे जीव होते हैं जो बिना कीटनाशकों के भी फसलों की रक्षा कर सकते हैं, ऐसे होते हैं ये, ठीक है। बिना कीटनाशकों के, मतलब कीटनाशक दवा होती ना, उसका छिड़काव किए बिना भी नेमाटोड फसलों की रक्षा कर सकता है, ठीक है ना। ये थोड़ी चीजें इसमें ध्यान रखनी भाई। सूक्ष्म जीव ये क्या करते हैं, मिट्टी के जीवाणु, बैक्टीरिया, कवक, अन्य सूक्ष्म जीवों को खाते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखना है। और एक चीज और याद रखना, इसको एक नाम दिया जाता स्टीनर नेमा एडम्सी, स्टीनर नेमा एडम्सी, स्टीनर नेमा एडम्सी कहा जाता है, ठीक है ना। चलो, तो आईआईटी कानपुर के द्वारा भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का सफल परीक्षण और उसकी स्थापना की गई है। किसके द्वारा की गई भाई? आईआईटी कानपुर के द्वारा, है ना, ये ध्यान रखना। और कानपुर कहाँ भैया? तो आईआईटी कानपुर ने किया है काम, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके विकास को बात करें तो समर्थन मिला था 2018 में। 2018 में इसको विकसित करने का एक वो मिला था कि भाई ये ऐसा कुछ होना चाहिए अपने पास। और इसमें ध्यान रखना, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग का जो विज्ञान प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए फंड, फिस्ट जिसको बोलते हैं, विभाग का नाम अगर देखेंगे तो विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग है, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग है। लेकिन जब इसके अंतर्गत की हम बात करेंगे तो एक को फंड है जिसका नाम है फिस्ट, FIST। इसने इसका समर्थन किया था 2018 में ऐसे कुछ विकास करने के लिए, ठीक है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि विज्ञान प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए फंड, एक जो संस्था है वो किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो वो विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आता है। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। और इसके तहत इसको मंजूरी मिली थी। बात समझ रहे हैं ना? ये थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। अब इसका विकास किसने किया है? अब इसके अगर विकास की बात करें तो विकास किसने किया? विकास किया है आईआईटी कानपुर ने। तो आईआईटी कानपुर ने ही नहीं किया, उसका कोई और डिपार्टमेंट होगा आईआईटी कानपुर का, उसका नाम है आईआईटी कानपुर का एरो स्पेस, लिख लो तो
एयरो स्पेस इंजीनियरिंग विभाग, इंजीनियरिंग विभाग, ठीक है। इसमें एक प्रयोगशाला है और उस प्रयोगशाला का नाम है, इसी के अंतर्गत, हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक प्रायोगिक, प्रायोगिक एरोडायनामिक्स, एरोडायनामिक्स प्रयोगशाला, इसने विकसित किया है। अब आप लिख सकते हैं एक साथ आके यहां पे आईआईटी कानपुर, मतलब आईआईटी कानपुर के एरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग में स्थित या स्थापित बोल सकते हैं हाइपरसोनिक प्रायोगिक एरोडायनामिक्स प्रयोगशाला के द्वारा इसका विकास किया गया है, ठीक है। इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको हम इरेज यस2 दूसरा नाम है, इसको जिगर ठंडा भी कहते हैं। इसकी लंबाई की अगर हम बात करेंगे तो इसकी लंबाई है 24 मीटर, हमको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। एक पाइप जैसी संरचना है और, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इसकी क्या विशेषता है, विशेषता के बारे में देख लें कि वायुमंडलीय प्रवेश के दौरान आने वाली जो हाइपरसोनिक स्थितियों का अनुकरण करेगा, 3 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच उड़ान गति उत्पन्न करने में सक्षम है। बात समझे, 3 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, ठीक है। लिख लीजिए, वायुमंडलीय प्रवेश के दौरान आने वाली हाइपरसोनिक स्थितियों का अनुकरण करते हुए 3 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड ऐसे करके लिख लीजिए, प्रति सेकंड के बीच उड़ान गति उत्पन्न करने में सक्षम है। ये भैया आपका अंतरिक्ष हो या रक्षा क्षेत्र हो, उनकी क्षमता में वृद्धि का प्रतिनिधित्व करने वाला है, ठीक है, ध्यान रखना। अब जैसे हम गगनयान की बात करते हैं, रीयूजेबल आरएलवी की बात करते हैं, आरएलवी जानते होंगे, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, उनके अलावा इसरो डीआरडीओ में जो भी चल रहे मिशन हैं, उन सबके लिए परीक्षण की सुविधा प्रदान करने में इसका योगदान बढ़ेगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं ना। एक तो ये फायदा है, इसमें 4 खंड होंगे, इसके 4 खंड देख लेते हैं, बाकी वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये क्या क्या करने वाला है, ठीक है। 4 खंड इसके कौन कौन से भाई, वो 4 खंड हो सकता है इंपॉर्टेंट हो जाए आपके एग्जाम में। एक है फ्री पिस्टन ड्राइवर, फ्री पिस्टन ड्राइवर, दूसरा क्या है, संपीड़न ट्यूब, संपीड़न ट्यूब या संपीड़न ट्यूब है। एक आपका इसमें आएगा शॉक, शॉक इसको बोल सकते हैं एक्सेलरेशन ट्यूब, एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन ट्यूब, शॉक को एक्सेलरेशन ट्यूब बोलते हैं, एक्सेलरेशन ट्यूब। इसके अलावा एक और है, इसमें हाइपरसोनिक प्रवाह उत्पन्न करने के लिए लिख लीजिए, तो हाइपरसोनिक प्रवाह उत्पन्न करने के लिए, उत्पन्न करने व बनाए रखने के लिए उच्च वैक्यूम प्रणाली, उच्च वैक्यूम प्रणाली मतलब लिख लीजिए एकीकृत समुद्री सर्वाइवल, समुद्री सर्वाइवल परीक्षण केंद्र, ठीक है। ये क्या है भाई, इसका उद्घाटन हुआ है गोवा में, किसके द्वारा किया गया, प्रधानमंत्री द्वारा। कब किया गया है, भारत ऊर्जा सप्ताह, भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 के दौरान गोवा में प्रधानमंत्री द्वारा भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 के दौरान इसकी घोषणा हुई है, ठीक है ना।
उद्घाटन हुआ, सॉरी उद्घाटन हुआ है, और तारीख लिखना चाहे तो लिख लीजिए 6 जनवरी 2024 की बात है। ठीक है, इसमें कुछ भी ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यह है कि भारतीय समुद्री सर्वाइवल प्रशिक्षण तंत्र को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है। ठीक है, ये क्या करेगा? इसका काम क्या होगा भाई? समुद्री जीवन कौशल लिख लो, तो समुद्री जीवन कौशल और आपदाओं से सुरक्षित बचने की संभावना में वृद्धि करेगा, बचने की संभावना में वृद्धि करेगा। ठीक भाई, इतना ध्यान रखना है। इसको विकसित किसने किया है? तो ओएनजीसी द्वारा, ओएनजीसी द्वारा विकसित किया गया है। ये भी लिख लो, इतना ही बहुत है। ठीक है, अभी आपको तेलंगाना में एक मध्य पाषाण काल के शैल चित्र पाए गए हैं, ये देखेंगे जरूर। तेलंगाना में मध्य पाषाण काल के शैल चित्र पाए गए। अब ये हम नहीं इसमें बताएंगे मध्य पाषाण काल कब का है, कब से कब तक माना जाता है। मध्य पाषाण काल क्यों जाना जाता है? सिंपल से समझ लेना, मध्य पाषाण काल जाना जाता है, हिमानी युग था ना वो, हिमानी युग, बर्फों का पिघलना शुरू होता है इसी दौरान, इसी मध्य पाषाण काल के दौरान। पशुपालन को मध्य पाषाण काल के दौरान बर्फों का पिघलना शुरू होता है, पशुओं का पालन पोषण, कृषि के भी कुछ साक्ष्य वाक्ष्य मिलने लगते हैं, जैसे आप लंघनाज जैसे क्षेत्र के बारे में पढ़े होंगे, तो ये सब है वही इतिहास वाला मामला। ठीक है, चलिए, तो ये क्या है भाई? जगह का नाम है सीताम्मा लोड्डी, जगह का नाम लिख लो, सीताम्मा लोड्डी। ये क्या है? स्थान है कोई, यहीं पर इसकी खोज हुई है, शैल चित्र की, मध्य पाषाण काल के शैल चित्र की खोज हुई है। किसने की है? दो नाम है इसमें, नाम है एक डी रविंदर रेड्डी, डी रविंदर रेड्डी, और दूसरे कौन है? डॉक्टर मुरलीधर रेड्डी। इन्हीं दोनों के द्वारा इसकी खोज की गई है। ये कहां पड़ता है भाई? ये जो सीताम्मा लोड्डी जगह है, ये कहां पे पड़ेगा? ये पड़ेगा पेद्दापल्ली जिला में, है ना, पेद्दापल्ली जिला। जगह का नाम देखेंगे, थोड़ा सा और जाएंगे तो गट्टू सिंगाराम, गट्टू सिंगाराम नामक स्थान, वहां पे है ये सीताम्मा लड्डी। ठीक है, यहां जो शैल चित्र पाए गए हैं उनका जो काल क्रम देखा जाए, कार्य उनका जो काल है वो कैसे कब से कब तक का है? 12,000 से 10,000 साल पहले का, 12 से 10,000 साल पहले का। ठीक है, मतलब अगर बात करें तो ये प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के हैं। ठीक है ना, प्रारंभिक ऐतिहासिक काल भी आप लिख सकते हैं, प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के हैं ये। ठीक है, कहाँ मिले हैं? कहीं कोई जंगल है वहीं पर पाए गए हैं, बड़ा सा बलुआ पत्थर, बड़े बलुआ पत्थर पर पाए गए हैं, बड़े बलुआ पत्थर पर पाए गए हैं ये चित्र। ठीक है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। यहां पर और क्या मिला है? सीपियों वाला एक जीवाश्म पत्थर भी पाया गया है, सीपियों वाला जीवाश्म पत्थर भी पाया गया है। और ये जो जीवाश्म पत्थर है सीपियों वाला, ये लगभग 65 मिलियन वर्ष पुराना है। ठीक है, इसमें मानव आकृतियों का भी चित्रण, पुरुष महिला दोनों पंक्ति में खड़े हैं, गोल पैटर्न में है। इसको थोड़ा सा देख ही लेते हैं, नहीं ना, बस इतना इसमें याद रखना, बस एक दूसरे के सब हाथ पकड़े हुए हैं, गोले में खड़े हुए हैं। अब गोला बनाएंगे कैसे? ठीक है, तो ऐसे गोला में सब खड़े हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, महिला पुरुष सब है भैया। इसमें धनुष तीर लिए हुए व्यक्ति के चित्र भी इसमें मिलेंगे आपको देखने को। कुछ सफेद है, पीले रंग के हाथ के निशान भी मिले हुए हैं जो दुर्लभ टाइप के हैं, पीले और सफेद रंग के, ये कलर याद रखना। ठीक है, अब ये पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ये सब बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो, तो ये हमको याद रखना है।
चलिए आगे चलते हैं। समीक्षा छोड़िए, ये इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा विधि आयोग के बारे में देख लेते हैं। ये चर्चा में थोड़ा सा रहा है, लेकिन नॉर्मल तरीके से हमको विधि आयोग के बारे में पता होना चाहिए। जैसे हम विधि आयोग की बात करें और मान लीजिए प्रश्न आ गया कि विधि आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार करके सही उत्तर का चयन करें, या पूछा जाए विधि आयोग कैसी संस्था है, तो विधि आयोग कैसी संस्था भाई? एक गैर संवैधानिक निकाय है, लिख लेना तो, गैर संवैधानिक निकाय है, ये बात याद रखो। इसका गठन कौन करता है? तो भारत सरकार करती है भाई। कब करती है? तो समय समय पर करती है, ठीक है, समय समय पर करती है, ये आपको याद रखना है। पहला विधि आयोग कब बना था? पहला विधि आयोग कब बना? 1955 में, पहला बना था 1955 में। कितने साल के लिए बना था? 3 साल के लिए बनाया गया था, ये भी लिख लेना। पहला विधि आयोग 1955 में बना, 3 साल के लिए, ठीक है। क्या करता है ये क्या काम करता है? कानून और न्याय मंत्रालय के सलाहकार के रूप में काम करता है, कानून व न्याय मंत्रालय के सलाहकार के रूप में काम करता है, कार्य करता है, ये भी लिख लो आप लोग। इसका मुख्य काम क्या है? तो मुख्य काम देखिए, जब सलाहकार के रूप में काम करेगा तो क्या काम कर सकता है? कानून संबंधी अनुसंधान, भारत में मौजूद कानूनों की समीक्षा करता है, ठीक है। ये रिपोर्ट जो है ना, रिपोर्ट, इसकी जो रिपोर्ट होती है वो केंद्र सरकार को नए कानून बनाने में सहायता प्रदान करती है। तो विधि आयोग की जो रिपोर्ट होती है वो कौन सी मदद करती है? केंद्र सरकार को नए कानून बनाने में मदद करती है, ठीक है ना। इसमें एक चीज याद रखना, इसमें एक होता है पूर्णकालिक अध्यक्ष, लिख लो, पूर्णकालिक अध्यक्ष एक रहेगा। इसके अलावा एक सदस्य सचिव, सदस्य सचिव, और 4 पूर्णकालिक सदस्य, 4 पूर्णकालिक सदस्य इसमें होते हैं, ठीक ना। हालांकि अंशकालिक सदस्य भी होते हैं, अंशकालिक सदस्य भी होते हैं, और उनकी संख्या कितनी होती है? अंशकालिक सदस्यों की संख्या होती है 5, ठीक है, 5 से ज्यादा नहीं हो सकती है, ये ध्यान रखना है। अब इसका जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष कौन होता है? ये जो अध्यक्ष है ये कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, या फिर उच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है, ठीक भाई, हो गया, बात क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, चलिए यहां तक हो चुका है। 1930 में मिला था सर। ठीक है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की घोषणा 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा रमन प्रभाव की खोज की घोषणा के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को दिन सुनिश्चित किया गया। और 1930 में जो सर सीवी रमन है वो क्या है? भौतिक विज्ञानी है ना। भौतिक विज्ञानी को क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था, इसी रमन प्रभाव की खोज के कारण दिया गया था, कई बार पेपर में पूछा गया है, ठीक है ना। नोबेल पुरस्कार मिला इनको, ये बात हमको याद रखनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। और एक बात और याद रखना, भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले पहले भारतीय और पहले एशियाई व्यक्ति हैं। भौतिक विज्ञानी सर सीवी रमन को 1930 में रमन प्रभाव की खोज के कारण नोबेल पुरस्कार दिया गया, जो कि पहले भारतीय होने के साथ साथ पहले एशियाई व्यक्ति भी बने, है ना, ये ध्यान रखना हमें। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के बारे में बात करें तो इसको मनाने का प्रस्ताव 1986 में, इसकी घोषणा जो हुई थी, इसका प्रस्ताव किसने रखा था? प्रस्ताव किसने रखा था? प्रस्ताव किसने दिया? तो नाम है राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद,
ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी संचार परिषद के द्वारा इसका प्रस्ताव रखा गया था। पहली बार कब मनाया गया था? अब 1986 में ही पहली बार नहीं मनाया गया रहा होगा, तो 1987 में पहली बार मनाया गया। ठीक है, 1987 में पहली बार मनाया गया। ठीक है, ये बात याद रखना, पहली बार मनाया गया। ओके, ध्यान रखना भाई। इसकी थीम क्या थी? थीम आपको लिख लेना चाहिए। विकसित भारत के लिए, थीम लिख लो, विकसित भारत के लिए भारतीय स्वदेशी प्रौद्योगिकी, भारतीय स्वदेशी प्रौद्योगिकी, ये इसकी थीम रही है। ठीक है ना, ध्यान रखना। इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत, विकसित भारत इंग्लिश में भी विकसित ही लिखा गया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना भाई। इनके बारे में अगर बात किया जाए तो इनका जन्म हुआ है तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। और ये 1907 से 1933 के बीच में कहीं कहीं काम भी किए, जैसे एक कोलकाता में है इंडियाना एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस में काम किया इन्होंने। फिजिक्स से संबंधित कई मुद्दों पर रिसर्च भी की थी इन्होंने। ठीक है, रमन इफेक्ट के बारे में आप सबको पता है क्या? रमन इफेक्ट के बारे में जी सर। रमन प्रभाव क्या कहता है? रमन प्रभाव, रमन प्रभाव कहता है कि प्रकाश हमेशा सीधी लाइन में नहीं चलता, प्रकाश हमेशा सीधी लाइन में नहीं चलता। ठीक है, प्रकाश हमेशा सीधी लाइन में नहीं चलता है, रमन प्रभाव की बात ये है। ठीक है, और प्रकाश की जो किरण होती है ना, वो किसी भी पारदर्शी क्या होता है भाई? पानी है, पारदर्शी कांच होते हैं, है ना? इसके साथ साथ कोई भी देखा जा सकता है सर पारदर्शी के माध्यम हाँ से गुजरती है, उसके स्वभाव में परिवर्तन भी आ जाता है। ठीक है, ये रमन प्रभाव में ये चीजें बताई गई हैं। अब इसकी उपयोगिता, यौगिक के आंतरिक संरचना की जानकारी हो जाती है, यौगिक के आंतरिक संरचना की जानकारी मिल जाती है हमें, है ना? इसमें उपयोगी होता है। ठीक है, इसके अलावा क्रिस्टल के आंतरिक संरचना का ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं इसी के माध्यम से वैज्ञानिकों ने यह भी अनुमान लगा लिया कि तरंग की लंबाई में जो परिवर्तन होता है वो क्यों होता है? तो तरंग की लंबाई में जो परिवर्तन होता है वो उनकी ऊर्जा में परिवर्तन के कारण होता है। बात समझे? तो तरंग की लंबाई में जो परिवर्तन होता है उनकी ऊर्जा के कारण परिवर्तन होता है। इस बात की भी जानकारी वैज्ञानिकों को मिली है रमन प्रभाव के चलते। ओके, ये कुछ चीजें हैं इसमें ध्यान रखना है। अगर तरंगों में ऊर्जा की बढ़ोतरी होती है तो उसकी लंबाई में कमी आ जाती है। ठीक है, उसकी लंबाई में कमी आ जाती है। लिखना चाहे तो लिख लीजिए आप लोग, ऊर्जा और तरंग की लंबाई में प्रतिकूल संबंध। ओके, और सम्मेलन का नाम है अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन। अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन क्या है भाई? ये कौन से नंबर का है पहले तो ये ध्यान रखो। तो 37वां नंबर वाला है ये। कहाँ हुआ है? अदिस अबाबा में हुआ है, अदिस अबाबा में हुआ। अदिस अबाबा कहाँ है? इथियोपिया में हुआ। और इथियोपिया कहाँ है? तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक देश है। ठीक है, कब हुआ है ये? 18 फरवरी को हुआ था। ठीक है,
इनके जो सदस्य देश थे, अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन जब 37वां सम्मेलन हुआ है, इनके जो सदस्य देश थे उन्होंने शिक्षा, जलवायु, अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया। लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इन सभी देशों ने क्या किया कि वर्तमान का जलवायु संकट में न्यूनतम योगदान भी दिया है, फिर भी इसके प्रभाव में समान रूप से पीड़ित हैं ये सभी, ठीक है। इन सब ने अपना योगदान दिया जलवायु परिवर्तन को लेकर, जलवायु संकट में को लेकर, ठीक है। ओह ठीक है, एक चीज और इसमें लिख लेंगे। अफ्रीका यूनियन क्या है भाई? अफ्रीकी यूनियन, इसके बारे में लिख लो। इसमें कितने देश हैं? अफ्रीका महाद्वीप के 55 देश, मतलब सभी देश इसमें शामिल हैं। इन सभी देशों का क्या है? ये अंतर सरकारी संगठन है ना, अंतर सरकारी संगठन है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। इसको लॉन्च कब किया गया? 2002 में। 2002 में इसकी स्थापना हुई है। किसके रूप में की गई? तो आप लोग उसको लिख सकते हैं, अफ्रीकी एकता संगठन के उत्तराधिकारी के रूप में। मतलब पहले ये अफ्रीकी एकता संगठन हो तो हुआ करता था, तो 2002 में इसको नाम दे दिया गया अफ्रीकी यूनियन, ठीक है। अफ्रीकी संघ, ठीक है। ये बात भी हमको याद रखना है। अब अफ्रीकी एकता संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी, अफ्रीकी एकता संगठन की स्थापना 1963 में। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी, ठीक है। इसका मूल उद्देश्य क्या है? अफ्रीकी यूनियन का मूल उद्देश्य क्या है? यह अफ्रीका को क्या करना चाहता? भाई लिख लो, अफ्रीका को एकीकृत, समृद्ध और शांतिपूर्ण अफ्रीका का निर्माण करना, ठीक है। अब किसके द्वारा किया जाएगा? किसके द्वारा किया जाएगा? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? हाँ, एकीकृत, समृद्ध और शांतिपूर्ण अफ्रीका का निर्माण करना है। ब्रैकेट में लिख लो नागरिकों के द्वारा, ब्रैकेट में लिख लो नागरिकों के द्वारा, ठीक है। ब्रैकेट में नागरिकों द्वारा लिख लेना। सचिवालय कहाँ है इसका? अफ्रीकी यूनियन का सचिवालय कहाँ भाई? अदिस बाबा, ठीक है, इथियोपिया, यहां पर इसका सचिवालय है भाई। ये भी हमको पता होना चाहिए। और इसके सचिवालय को बोलते हैं अफ्रीकी संघ आयोग, ठीक है ना। एक इसी से संबंधित एक और है बात, अफ्रीकी क्लब। अफ्रीका क्लब का नाम हो सकता कभी आपने सुना भी हो, इसी के अंतर्गत आता है, ये भी इसी में है, अफ्रीका क्लब। ये क्या है? ये जो सम्मेलन हुआ था ना, ये जो सम्मेलन अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 37वां हुआ है अदिस अबाबा में, इसी में अफ्रीका क्लब को लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसी 37वां सम्मेलन में, लिख लेना, अफ्रीकी यूनियन के 37वें सम्मेलन में लॉन्च किया गया। बात समझ में आ रही ना? अफ्रीका क्लब को लॉन्च किया गया है, ठीक है। जाहिर सी बात है, अफ्रीकी संघ अफ्रीका क्लब बना है अफ्रीकी यूनियन शिखर सम्मेलन के 37वें सत्र में अदिस अबाबा में, तो जाहिर सी बात है अफ्रीकी संघ में शामिल हैं कितने देश? 55 देश। तो टोटल कहाँ के हैं? अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। तो जाहिर सी बात है अफ्रीका क्लब में कौन होंगे? तो अफ्रीका क्लब में भी वही सब देश हैं। इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। इसका कुछ उद्देश्य है, अफ्रीका क्लब का उद्देश्य क्या होगा ये लिख लो जरूर। उद्देश्य क्या है इसका? सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य और अफ्रीकी संघ एजेंडा 2063 को एक साथ जोड़कर वित्तीय प्रणाली में अफ्रीका के प्रभाव को बढ़ाना है, ठीक है। ठीक भाई, अफ्रीका के प्रभाव को
बढ़ाना है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा और क्या उद्देश्य है? सॉरी, नवीन वित्तीय साधनों की तलाश करना, नवीन वित्तीय साधनों की तलाश करना भी इसका उद्देश्य है। किसका? अफ्रीका क्लब का। अफ्रीका क्लब क्या करेगा? ऋण प्रबंधन पर विचार विमर्श के लिए एक स्थान प्रदान करेगा। ऋण प्रबंधन पर विचार विमर्श के लिए, विचार विमर्श के लिए क्या करेगा? एक स्थान प्रदान करेगा। ये काम हो जाएगा। ठीक है। बाकी फिर और भी चीजें हैं, जैसे अफ्रीकी देशों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोगात्मक प्रयास को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है। अब इसमें कौन कौन से संस्थान सदस्य हैं? अफ्रीका क्लब के सदस्य संस्थान कौन कौन से हैं? अफ्रीका क्लब की बात कर रहे हैं। इसमें इसके संस्थान सदस्य कौन कौन हैं? ये लिख लो, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसमें अफ्रीकी आयात निर्यात बैंक, अफ्रीकी आयात निर्यात बैंक, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा, व्यापार और विकास बैंक, व्यापार और विकास बैंक। इसके अलावा अफ्रीका वित्त निगम, अफ्रीका वित्त निगम। फिर अफ्रीका पुनर्बीमा निगम, अफ्रीका पुनर्बीमा निगम। फिर अफ्रीकी व्यापार और निवेश विकास निगम, निवेश विकास निगम नहीं, बीमा, बीमा निगम, ठीक है, बीमा ही। शेल्टर अफ्रीका विकास बैंक, शेल्टर अफ्रीका विकास बैंक। ठीक है। और इसके अलावा एक है, उसको ZEPRE भी कहते हैं, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं PTA पुनर्बीमा कंपनी। ठीक है, इतना सब हो गया। ठीक है, इतने कोई गूगल का जिनी AI मॉडल, ठीक है, क्या काम करेगा? देखिए, पहली बात तो याद रखना है, लिख लीजिए तो, जनरेटिव AI मॉडल है, जनरेटिव AI मॉडल है। ठीक है। यह केवल एक टेक्स्ट या छवि, केवल एक टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब समझ रहे हैं ना? टेक्स्ट Yes, yes. या छवि प्रॉम्प्ट से, क्या सर? प्रॉम्प्ट, देखो लिखिए, प्रॉम्प्ट से इंटरएक्टिव वीडियो गेम बना सकता है। ठीक है। क्या है ये? लिख लीजिए तो, एक फाउंडेशन, फाउंडेशन वर्ल्ड मॉडल है, वर्ल्ड मॉडल है। ठीक है, फाउंडेशन वर्ल्ड मॉडल है। ओके, बस, और इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है भाई। चलिए, इसके बाद एक है, भारत में एक टर्बोजेट इंजन बनाया गया है अभी। ठीक है, लिख लीजिए तो, भारत का पहला माइक्रो
टर्बोजेट इंजन, ठीक है, टर्बोजेट इंजन। ये क्या है भाई? ठीक है, इसको किसने बनाया है, किसने लॉन्च किया इसको? तो लॉन्च करने वाले का नाम लिख लो, नाम है RVMT हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद ने लॉन्च किया है। RVMT का फुल फॉर्म क्या है? रघुवामसी मशीन टूल्स, रघुवामसी मशीन टूल्स, ठीक है, लिख दें क्या? वामसी मशीन टूल्स, ध्यान रखना इसके द्वारा इसको बनाया गया है। और इस माइक्रो टर्बोजेट इंजन का नाम क्या है? ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो इसका नाम लिख लीजिए इंद्र, INDRA, इंद्र। RV25, ठीक है, ऐसे वो करके ये 240N, ठीक भाई, ये इसका नाम है। ओके, भारत में बना हुआ अपनी तरह का पहला ऐसा कोई स्वदेशी भी है, ये स्वदेशी है, माइक्रो टर्बोजेट इंजन है, IIT हैदराबाद के सहयोग से बनाया गया है, ठीक है। सहयोग किसने किया है? सहयोगी कौन रहा? IIT हैदराबाद, IIT हैदराबाद इसका सहयोगी रहा है। हाँ, ये ध्यान रखना है, दोनों काम हुआ है स्वदेशी रूप में, डिजाइन भी हुआ है और बनाया भी गया है। इसका उपयोग कहाँ होगा? इसका उपयोग लिख लेते हैं, उपयोग कहाँ होगा? UAV मतलब मानव रहित विमान, है ना, मानव रहित विमान में किया जाएगा इसका उपयोग। एयर टैक्सी में इसका उपयोग हो सकता है, एयर टैक्सी में इसका उपयोग हो सकता है। इसका उपयोग जेट पैक में हो सकता है, जेट पैक में भी इसका उपयोग हो सकता है। इसके साथ साथ बिजली सहायक इकाई, जो बिजली सहायक इकाइयां हैं वो भी इसका उपयोग कर सकती हैं। इसके अलावा रेंज एक्सटेंडर में भी इसका प्रयोग होगा, एक्सटेंडर में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। और अगर देखें तो बिजली उत्पादन में भी इसका प्रयोग होगा, ठीक है, बिजली उत्पादन में भी, ठीक भाई, ये हमको ध्यान रखना है। और मुख्य रूप से देखा जाए तो इस माइक्रो टर्बोजेट इंजन जो आपका इंदिरा RV25 240N है, इसको मुख्य रूप से मानव रहित हवाई वाहन या फिर बोले तो ड्रोन के लिए विकसित किया गया है, ठीक है ना, बस इतना इसमें ध्यान रखना है। ओके, अब इसमें देखिए टर्बोजेट इंजन नाम दिया गया, टर्बोजेट इंजन इसमें लिख सकते हैं रॉकेट सिद्धांत पर काम करने वाला है, रॉकेट सिद्धांत पर काम करने वाला, ठीक है, करने वाला एक जेट इंजन है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इसमें क्या लगा होगा? इसमें लिख लीजिए प्रोपोलिंग नोजल वाला गैस टरबाइन लगा होगा, गैस टरबाइन लगा होता है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, हो सकता है स्टेटमेंट के रूप में पूछा जाए, ठीक है। और जो टर्बोजेट इंजन होते हैं वो किस में लगे होते हैं? जो तीव्र गति वाले विमान होते हैं ना, उसमें टर्बोजेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इनकी क्रियाविधि जानने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। महत्व की बात कर लें तो ये इंजन जो होंगे गैस टरबाइन, ये तो हमने पहले बता दिया है। महत्व ये है कि गैस टरबाइन के सबसे सरल रूपों में से एक है, इसलिए इसे काफ़ी विश्वसनीय भी माना जाता है। और जो कंपनी ने इसको बनाया है ना, छोड़िए उसके बारे में क्या जानेंगे, इसके बारे में सिर्फ इतना जानना कि रघुवामसी मशीन टूल्स जो है प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है और ये हैदराबाद में है।
AS9100C कंपनी है ये, ठीक है। ये क्या करती है? एरोस्पेस, तेल, गैस, पावर ट्रांसमिशन क्षेत्रों के लिए उच्च परिशुद्धता टूलिंग सिस्टम, मतलब इन सब का निर्माण करती है, ठीक है। ज़्यादा इसमें नहीं देखना है। एक ऐप है गर्भिणी, गर्भिणी ऐप है एक, इसके बारे में लिख लेंगे। समझ में आ रहा है ना भाई? यस सर, आ रहा है। Yes, sir. ये क्या काम करेगा भाई? भ्रूण की उम्र तय करने वाला, ठीक है। क्या करेगा? भ्रूण की उम्र तय करने वाला स्वदेशी, स्वदेशी है AI मॉडल। तो स्वदेशी AI मॉडल है, आपको ये पता होना चाहिए। और पहला मॉडल है, किसने बनाया इसको, किसने विकसित किया है? तो आप नाम लिख लीजिए। विकसित किसने किया है? IIT मद्रास। IIT मद्रास के साथ साथ कौन है? ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्था, इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया है, ठीक है। इसमें एक काम और ध्यान रख सकते हैं, इसको जो विकसित किया गया है, क्यों किया गया था? जैव प्रौद्योगिकी विभाग की पहल एक है गर्भ ऐसे। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है, एक शब्द है GARBH, गर्भिणी। गर्भिणी क्या है? ये पहल है, ठीक है, एक पहल है। और पहल भी किसकी है भाई? जैव प्रौद्योगिकी विभाग की। विभाग की पहल है, ठीक है। इसके डेटा का उपयोग करके ही गर्भिणी GA2 बनाया गया है। क्या काम करेगा गर्भिणी GA2? क्या करेगा भाई? भ्रूण की उम्र तय करने वाला स्वदेशी AI मॉडल तो है, तो जाहिर सी बात है ये भ्रूण की सटीक उम्र का पता लगा सकता है और साथ ही साथ सटीक प्रसव तिथि भी निर्धारित कर सकता है, ठीक है। अब जैसे आप लोग कई बार सुने हो, अभी तुवालू में एक नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई है। तुवालू में जो एक नए प्रधानमंत्री बनाए गए, उनका नाम क्या है भाई? उनका नाम लिख लीजिए, फेलेटी टियो इनका नाम है। इससे पहले ये क्या थे? इससे पहले फेलेटी टियो क्या थे? तुवालू के अटॉर्नी जनरल थे। इससे पहले तुवालू के अटॉर्नी जनरल थे, ठीक है, अटॉर्नी जनरल थे। अच्छा, तुवालू है कहाँ पे, पता है क्या किसी को? Yes, sir. तो तुवालू भैया है ना प्रशांत महासागर में, ठीक है, लिख लो तो, प्रशांत महासागर में है ये, ठीक है। और इसके आसपास में देखा जाए ना तो पापुआ न्यू गिनी। अच्छा, इसकी राजधानी पता है आप लोगों को? तो ठीक है भैया, इसकी राजधानी है फनाफुटी, ठीक है। राजधानी क्या है? फनाफुटी, ये याद रखो। इसके आसपास के जो देश हैं वो कौन कौन से हैं? तुवालू के बारे में एक चीज और याद रखना, यह पोलिनेशियाई द्वीपीय देश है, ये आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है इसके जो आसपास में जो देश हैं, निकटवर्ती जो देश हैं, उसमें आपको नज़र क्या क्या आता है? इसके आसपास में देखो कौन कौन से देश हैं। उसमें तुवालू के आसपास फिजी है, ठीक है, आसपास में क्या है? फिजी है। और इसी में एक और है सोलोमन आइलैंड भी यहीं पे है, ठीक है। समोआ, किरिबाती और फिजी,
ये 3 इसके पड़ोसी देश भी आप जान सकते हैं, ठीक है। ओके, इतना आपको पता रहना चाहिए भाई। सर फिर से बोल दीजिए। फिजी, किरिबाती, समोआ पड़ोसी देश हैं इसके, ठीक है। फनाफुटी एटॉल, फनाफुटी एक एटॉल भी है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। इसकी राजधानी भले है, एटॉल भी है वो, ठीक है। ये सब कुछ चीजें पता होनी चाहिए। पोलिनेशिया के अंतर्गत आता, राजधानी फनाफुटी है, इसकी मुद्रा है तुवालुवन डॉलर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। एक चीज और याद रख सकते हैं, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के 9 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, ठीक है। यहीं पे लिख लेते हैं, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। अभी इसने अपना नया एक क्या खोला है, क्षेत्रीय कार्यालय खोला है, ठीक है, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में क्या हुआ, एक नया क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया। ये आपको याद रखना चाहिए। और इसके अलावा इसके 9 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ क्षेत्रीय कार्यालय इसके हैं, तो मुंबई में है, कोलकाता में है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, बंगलौर है, तिरुवनंतपुरम है भाई, तिरुवनंतपुरम है, हैदराबाद है, नई दिल्ली है, कटक है, कटक में भी इसका क्षेत्रीय कार्यालय है, और गुवाहाटी में भी क्षेत्रीय कार्यालय है, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए, ओके। ये चर्चा में रहा है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की बात करें तो इसका जो गठन हुआ है, इसका गठन कैसे हुआ है, गठन की जब बात कर लेंगे तो गठन आप लिख सकते हैं, सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 के तहत इसका गठन हुआ है। मुख्यालय कहाँ है इसका, तो मुख्यालय देखेंगे तो इसका मुख्यालय है मुंबई में, ठीक है, इसका मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है। अभी कानपुर भी चर्चा में रहा है। कानपुर कहाँ है, कानपुर सर यूपी में है। सर नीचे कीजिए ना थोड़ा। है, लो भाई। अब देखिए, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। लिख लो, छोटा छोटा है ये, वन डे मतलब फैक्ट के रूप में। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये कहां पर है भाई, अपने कानपुर में है, ठीक है, कानपुर में है। आपको इसको याद रखना है। इसका जो उद्घाटन किया है, उद्घाटन कौन करेंगे भाई, देखिए यूपी में है तो यूपी के सीएम मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं ना, तो सीएम साहब किए हैं योगी आदित्यनाथ, आपको ये ध्यान रखना है, योगी आदित्यनाथ। और सेना प्रमुख जनरल हैं मनोज पांडे, ठीक है ना। इन दोनों लोगों ने मिलकर इसका उद्घाटन किया है, ठीक है ना। इसका निर्माण किसने किया है, निर्माण भी लिख लो कौन कर रहा भाई, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी द्वारा, ठीक ना। ये पता रहना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारी चीजें बनेंगी, काउंटर ड्रोन, खुफिया निगरानी, रेकी टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा क्षेत्र में विकास पर काम होगा यहाँ पे, ठीक है। बड़े कैलिबर गोला बारूद का निर्माण भी किया जाएगा। एक और है सर्वश्रेष्ठ राज्य पर्यटन बोर्ड, सर्वश्रेष्ठ राज्य पर्यटन बोर्ड। ये क्या है भाई,
देखिए अभी नोएडा में कुछ हुआ है, ठीक है, ग्रेटर नोएडा में कुछ हुआ है, और क्या हुआ है, आयोजन हुआ है किसी चीज का, साउथ एशिया साउथ एशिया ट्रैवल एंड टूरिज्म एक्सचेंज, ट्रैवल एंड टूरिज्म एक्सचेंज का आयोजन हुआ है कहां पर, ग्रेटर नोएडा में, ठीक है ना, ग्रेटर नोएडा में। इसी दौरान क्या किया गया, मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश के पर्यटन बोर्ड को यही वाला पुरस्कार मिला है, सर्वश्रेष्ठ राज्य पर्यटन बोर्ड, ठीक है, बात समझे, ठीक है भाई, समझ गए ना, ये ध्यान रखना। तो ये थोड़ा हमको याद रखना है। और अनुकूल पर्यावरण अनुकूल पर्यटन के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए दिया गया इसको, और पर्यटकों को अनुभव आधारित पर्यटन प्रदान करने के लिए इसको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। एक और चीज है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी, विश्व की पहली वैदिक घड़ी की बात हुई है, ये कहां पे है और क्या है भाई, ये ना मध्य प्रदेश में स्थापित हुई है, मध्य प्रदेश में कहा, उज्जैन में, उज्जैन में स्थापित हुई है। उज्जैन में भी कहा, तो जीवाजी वेधशाला परिसर में, जीवाजी वेधशाला परिसर में, ठीक है ना, जीवाजी वेधशाला परिसर में इसको स्थापित किया गया है, ठीक है। इसमें एक चीज और याद रखना, 48 मिनट बराबर होता है 1 घंटा, इसका 48 मिनट बराबर होता है 1 घंटा के, ठीक है। और सूर्योदय से सूर्योदय के बीच में कितना घंटा होता है, एक सूर्योदय, आज वाला सूर्योदय और कल वाले सूर्योदय के बीच में कितना देरी होगी, 30 घंटे का, 30 घंटे होंगे इसमें, ठीक है, 30 घंटे का समय होगा, बात क्लियर, 30 घंटे का समय होगा। अभी क्या करेगी ये घड़ी, ग्रीनविच मीन टाइम और भारतीय मानक समय का समय दिखाएगी, और कैसे दिखाएगी, 30 मुहूर्तों के साथ, इसको सिर्फ ध्यान में रखो, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उज्जैन, इसमें क्या होगा, इसमें इस घड़ी में ना उज्जैन का तापमान, उज्जैन का तापमान, वहां पर हवा की गति, हवा की गति, नमी, और क्या क्या, हिंदू कैलेंडर के आधार पर, हिंदू कैलेंडर के अनुरूप क्या हो जाएगा, माह बताया जाएगा, ठीक है। बस इतनी सारी चीजें कर लीजिए, उज्जैन से याद रखना, कर्क रेखा भी गुजरती है, ठीक है, ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और इसी के साथ एक चीज और आपको पता हो जाना चाहिए कि ये जो जीवाजी वेधशाला है, ये सवाई राजा जय सिंह जो थे द्वितीय, इनके द्वारा भारत में दिल्ली, जयपुर, मथुरा और वाराणसी में वेधशाला का निर्माण करवाया गया था, ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। AI मॉडल हनुमान क्या है भाई, पहली बात तो याद रखना, इसको लॉन्च किसने किया है, तो भारत जीपीटी ने लॉन्च किया है, भारत जीपीटी ने लॉन्च किया है, ये याद रखना चाहिए। इसने जो लॉन्च किया है, कब किया है, तो मार्च 2024 को, अरे अभी लॉन्च नहीं किया है, घोषणा की है कि मार्च 2024 में कर देंगे इसको, ठीक है। अब एक चीज और याद रखना, इसमें किसी IIT ने सहयोग भी किया है, याद रखना, इसमें IIT बॉम्बे का भी नाम याद रखना है। और ये जो भारत जीपीटी है ना, ये एक ग्रुप है, और इस ग्रुप का नेतृत्व करता है IIT बॉम्बे, इसके बारे में भी पता रहे, भारत जीपीटी के बारे में भी पूछा जा सकता है, ये इसका है। हनुमान क्या है, ये एक लैंग्वेज मॉडल है, लैंग्वेज मॉडल है, ये एक लैंग्वेज मॉडल की श्रृंखला है, आपको ध्यान रखना चाहिए। और ये याद रखना है कि इसमें जो भाषाओं का ध्यान रखा गया, लैंग्वेज मतलब भाषाओं की बात है, तो इसमें हिंदी, तमिल, मराठी, ठीक है,
इन सब जैसी करीब 11 स्थानीय भाषा, करीब 11 स्थानीय भाषाओं में कार्य करने के लिए तैयार किया गया है। ठीक है ना, भाषा में काम करने के लिए तैयार किया गया है। क्या क्या काम करेगा ये भाई देखो, स्वास्थ्य देखभाल करेगा, गवर्नेंस, वित्तीय सेवा, शिक्षा क्षेत्र में भी उपयोगी होगा। इसमें एक चीज आप ये याद रख सकते हैं, स्पीच टू टेक्स्ट कैपेबिलिटी इसमें है। इसमें क्या होगी? स्पीच टू टेक्स्ट कैपेबिलिटी। इसमें स्पीच टू टेक्स्ट कैपेबिलिटी होगी, ये आपको याद रखना है। अब अगर बात करें कि इसमें जो लैंग्वेज मॉडल है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक शब्द है, ये लार्ज सॉरी ये जो आपका एआई मॉडल हनुमान है ना, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। ठीक है, सॉरी गलती हो गई, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। तो ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या भाई, अब इसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए। लार्ज लैंग्वेज मॉडल के बारे में लिख लो, ये क्या होता है? ये क्या है? एक शिक्षण एल्गोरिदम है। ये विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण का कार्य कर सकता है। क्या कर सकता है? प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण का काम, भाषा प्रसंस्करण का काम करता है या कर सकता है या करेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। इसमें क्या किया जाएगा, ये जो भाषा मॉडल है, इसमें ट्रांसफर मॉडल का उपयोग करेंगे और साथ ही साथ बड़े पैमाने पर डेटा सेट का उपयोग कर इसको के आधार पर ये प्रशिक्षित भी रहेगा। ठीक है, बाकी इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, अब इसका उपयोग के बारे में नहीं जानेंगे हम लोग, बस हो गया। केंद्र सरकार ने क्या किया है, वृक्षारोपण कर ग्रीन क्रेडिट अर्जित करने की पद्धतियों को 28 फरवरी को अधिसूचित किया है। क्या करके किया है? वृक्षारोपण से संबंधित है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का मतलब है वृक्षारोपण से संबंधित है, केंद्र सरकार की योजना है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए, आप चाहें तो लिख सकते हैं इसको। केंद्र सरकार जब लिख रहे हैं तो केंद्र सरकार में किसी मंत्रालय का नाम होना चाहिए ना, तो मंत्रालय का नाम लिख लो। कौन सा मंत्रालय हो सकता है भाई? केंद्रीय पर्यावरण, है ना, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पहल होगी, है ना। ठीक है, ध्यान रखना। इसने क्या किया है, लिख लीजिएगा। मंत्रालय ने ग्रीन क्रेडिट नियम 2023 के प्रावधानों के आधार पर इसे अधिसूचित किया है। ठीक है, इसे तैयार किया गया है। तो भारतीय लिख लीजिए, तो भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की सिफारिश पर तैयार किया गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना भाई। अब इसमें क्या होगा, देखो, प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का जो वन विभाग है, हरित आवरण बढ़ाने के लिए प्रशासनिक नियंत्रण के तहत निम्नलिखित भूखंडों की पहचान करेगा। कौन करेगा पहचान? वन विभाग करेगा। किसके अंतर्गत करेगा? हरित आवरण के अंतर्गत करेगा। कौन करेगा? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश करेंगे। किसकी करेंगे? निम्नलिखित भूखंडों की पहचान करेंगे। ठीक है ना। इसके अलावा वृक्षारोपण के लिए चिन्हित जो भूखंड होंगे वो बिना विवाद वाला होना चाहिए। ये इसकी शर्त है कि जहां पर वृक्षारोपण करना वो विवाद रहित होना चाहिए भाई। उसके अलावा उसका आकार जो होगा वो 5 हेक्टेयर, यहां पे ये लिख सकते हो, वृक्षारोपण क्षेत्र का आकार कितना होना चाहिए? 5 हेक्टेयर या अधिक, कम नहीं होना चाहिए। 5 हेक्टेयर तक भी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। 5 हेक्टेयर बोला गया या फिर इससे अधिक होना चाहिए, लेकिन अगर स्टेटमेंट में 5 हेक्टेयर तक आता है तब मामला गड़बड़ है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक चीज और याद रखना, इस जो भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की अभी मैंने बात की है ना, इसने क्या बोला है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वन विभागों को इसने कहा है
कि भाई ये पूरा का पूरा वृक्षारोपण का काम 2 साल के अंदर अंदर पूरा कर लेना है। 2 साल का ड्यूरेशन है, ठीक है। ये इसमें क्या होगा, इसके तहत हरित क्रेडिट की गणना ऐसे भूमि खंड पर वृक्षारोपण के माध्यम से उगाए गए प्रति पेड़ एक हरित क्रेडिट की दर से की जाएगी, जो प्रति हेक्टेयर 1100 पेड़ों के न्यूनतम घनत्व के अधीन होना चाहिए। मतलब 5 हेक्टेयर या उससे अधिक की जमीन तो होनी चाहिए, ये तो बात क्लियर हो गई, लेकिन प्रत्येक हेक्टेयर में कम से कम 1100 पेड़ लगे होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। ये भी बात हुई है, ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है ना। और ग्रीन क्रेडिट क्या है, ग्रीन क्रेडिट क्या होती है, इसको चाहो तो लिख सकते हो, लिख लीजिए। तो ग्रीन क्रेडिट क्या है, किसी निर्धारित गतिविधि के लिए प्रदान किए गए प्रोत्साहन की एक यूनिट को कहा जाता है, ठीक है ना। हो गया भाई, प्रदान किए गए। अब जाहिर सी बात है, वृक्षारोपण होगा तो उसका पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव ही पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक चीज और लिख सकते हैं, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के तहत 8 गतिविधियों या क्षेत्रों को शामिल किया गया है। 8 गतिविधियां इसमें हैं या क्षेत्र इसमें शामिल हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है बस। और हम सबको ये पता होना चाहिए, जो ग्रीन क्रेडिट है वो खरीदा बेचा भी जा सकता है। तौर पे भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद काम करेगा, ठीक है। प्रशासक कौन है, यही इसका प्रशासक है, ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है, इसका प्रशासक है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का प्रशासक कौन होगा, तो ये आपको पता हो गया। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत किसी को। अब इसमें देखिए, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के लिए जो पहचाने गए क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, क्षेत्रों के नाम लिख लो। पहचाने गए क्षेत्र, जल संरक्षण, संधारणीय कृषि, जल प्रबंधन, वायु प्रदूषण में कमी, ठीक है। मैंग्रोव संरक्षण और पुनर्बहाली। फिर इकोमार्क लेबल विकास, ये भी लिख लो। फिर संधारणीय भवन निर्माण, ये भी लिख लो। और लिख लो अवसंरचना। इसके जो पहचाने गए क्षेत्र हैं कौन कौन से हैं, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के अंतर्गत सिर्फ पेड़ लगाना ही काफी नहीं है, पेड़ लगाने के साथ साथ जल का संरक्षण भी करना पड़ेगा, संधारणीय कृषि को बढ़ावा देना, जल प्रबंधन, वायु प्रदूषण में कमी करनी, मैंग्रोव संरक्षण, पुनर्बहाली का कार्यक्रम भी देखना भाई, इकोमार्क लेवल विकास भी देखना पड़ेगा, संधारणीय भवन निर्माण, साथ में अवसंरचना के मामले पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। प्रोग्राम में क्या होगा कि व्यक्ति, अब देखो इसमें क्या कौन कौन शामिल होंगे, व्यक्ति, उद्योग, किसान उत्पादन संगठन जितने होंगे, शहरी स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत, निजी क्षेत्र और भी अन्य संस्थाएं जो होंगी पर्यावरण अनुकूल कार्यों को करने के लिए ग्रीन क्रेडिट अर्जित करने में सक्षम होंगी। ध्यान रखना, ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए। इसके साथ साथ एक चीज और याद रखना है कि प्रस्तावित घरेलू बाजार मंच पर ग्रीन क्रेडिट का व्यापार भी किया जा सकेगा। प्रस्तावित घरेलू बाजार मंच पर इस योजना का कार्यान्वयन कौन कर रहा है, तो पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाला जो भारतीय अनुसंधान शिक्षा परिषद, वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद है, वही काम कर रहा है। हमने अभी बता दिया है कि ये प्रशासक के रूप में काम करेगा, ये हमने आपको पहले ही बता रखा है। उद्देश्य क्या हो सकता है, सिंपल सा अगर सोचना पड़े तो इसका क्या उद्देश्य हो सकता है, सीधी बात है, पर्यावरणीय कार्यों को बढ़ावा देने से संबंधित हो सकता है ना, पर्यावरणीय संरक्षण को बढ़ावा देने से संबंधित हो सकता है, यही सारी चीजें हो सकती हैं। आपके उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने से संबंधित हो सकता है कि आपको भी समझ में आया, नहीं पेड़ काटना नहीं, पेड़ लगाना चाहिए, पानी फेंकना नहीं, पानी बचाना चाहिए, यही सारी चीजें, महत्व भी वही चीजें होंगी। अब इसमें एक चीज ये ध्यान रखना है, ये जो हमने भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की बात की है ना, ये है क्या,
इसके बारे में देख सकते हैं, इसके बारे में लिख लो, भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद है, थोड़ा सा याद रखना भाई। इसको बोलेंगे ICFRE, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, है ना, यही बोलेंगे, यही बोलेंगे इसको, ठीक है। तो थोड़ा सा ये याद रखना। अब इसका मुख्यालय कहाँ है, तो हेडक्वार्टर की अगर हम बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर आपका पड़ेगा देहरादून। अब देहरादून बताने की जरूरत नहीं, कहाँ पे है, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, ठीक है, वहां पे इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर लिख लो। इसको स्थापित कब किया गया, सोसाइटी पंजीकरण लिख लीजिए, तो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है, ये आपको लिख लेना चाहिए, ठीक है। और यही नहीं, एक चीज और लिख सकते हैं, 1 जून 1991 को, मतलब सिंपल सा समझे तो 91 में ये केंद्रीय पर्यावरण MOEFCC के अधीन एक स्वायत्त संस्थान बना, है ना, स्वायत्त संस्थान बना। बात समझे, यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। MOEFCC का मतलब क्या है, हाँ बोलिए क्या है, लेकिन इसकी जो साख है ना वो बहुत पुरानी है, इसकी साख 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ही रहा है। तो वो कब रहा है, तो आप लिख सकते हैं इसमें देखिए, जगह तो है नहीं, दूसरे पेज में हम लिख देते हैं, ठीक है। चलो यहां पे देखो क्या भाई, 5 जून 2006, सॉरी 5 जून 1906, क्या है, देश में लिख लीजिए, तो देश में वानिकी अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए, वानिकी अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा, उस समय भारत सरकार कौन थी भाई, ब्रिटिश की, है ना, भारत सरकार द्वारा, सरकार लिख लेना, हमने सिर्फ भारत लिखा है, भारत सरकार द्वारा इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी, ओके, ये ध्यान रखना। अब इसी में एक चीज और याद रख लेना, 1986 में क्या किया गया, वानिकी अनुसंधान शिक्षा और विस्तार आवश्यकताओं के लिए, लिख लीजिए, तो 1986 में देश के वानिकी अनुसंधान शिक्षा और विस्तार आवश्यकताओं के लिए भारतीय वानिकी अनुसंधान हम्म 1986 में देश के वानिकी अनुसंधान शिक्षा और विस्तार आवश्यकताओं के लिए भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद का गठन किया गया, ठीक है। वानिकी में अनुसंधान शिक्षा सहायता प्रोत्साहन व समन्वय करना उद्देश्य है। दूसरा क्या उद्देश्य है, वानिकी और संबद्ध विज्ञान के लिए राष्ट्रीय सूचना केंद्र का विकास, राष्ट्रीय सूचना केंद्र का विकास व रखरखाव करना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा वन जैव विविधता पर्यावरण
और पारिस्थितिकी से संबंधित अनुसंधान और सामान्य जानकारी के लिए समाशोधन के रूप में काम करना। समाशोधन के रूप में कार्य करना। ठीक है, ये क्या कर सकता है? और कई प्रकार के विस्तार कार्यक्रम चला सकता है भाई। ठीक है, विभिन्न विस्तार कार्यक्रमों को विकसित करना, विस्तार कार्यक्रमों को विकसित करना, ऐसा ही इसका उद्देश्य है। इसमें मास मीडिया, दृश्य श्रव्य विस्तार मशीनरी के माध्यम से प्रचारित भी करवा सकते हैं, मतलब टीवी का सहारा ले सकते हैं, पेपर का सहारा ले सकते हैं, पोस्टर बैनर का सहारा ले सकते हैं, है ना, किसी के भी माध्यम से इसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। ओके, साथ ही साथ एक चीज और लिख लो, वानिकी अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में तथा संबद्ध विज्ञानों में परामर्श सेवाएं प्रदान करना। परामर्श सेवाएं प्रदान करना। हो गया? यहां तक लिखिएगा। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है इस समय? मत लिखो फिर। महालेखा परीक्षक ने स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ठीक है, कब से कब तक चला है वो? पहल लिख लो तो 28 फरवरी से 1 मार्च के बीच में। ब्रैकेट में नई दिल्ली भी लिख लेना, सॉरी नई दिल्ली ब्रैकेट मत लिखो, 28 फरवरी से 1 मार्च डैश करके नई दिल्ली, ब्रैकेट में लिख लो कैग मुख्यालय, मतलब कैग के मुख्यालय में ये आयोजन हुआ है, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है। ठीक है, इतना हो गया सबका। अब देखिए इसमें लिखिएगा, इसमें भारत की मेजबानी में वो जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया उसकी बात कर रहे हैं, जवाबदेहिता को मजबूत करने के लिए। इसमें भारत की मेजबानी में 10 देशों के सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के प्रतिनिधि भाग लिए। 10 देश, उन 10 देशों का नाम लिख लो। सर रिपीट करें। इसमें भारत की मेजबानी में 10 देशों के सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। हो गया? चलो, अब वो 10 देश कौन कौन से हैं जो इसमें शामिल हुए थे, तो नाम लिख लेना भाई। जॉर्जिया, मलेशिया, मालदीव, माल्टा, मोरक्को, नेपाल, ओमान, पोलैंड, दक्षिण अफ्रीका और युगांडा। इतने देश इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, क्या होगा? पंचायत और नगर निकायों में लेखांकन प्रणाली को मजबूत करने के लिए प्रमाणित अकाउंटेंट का पूल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इन दोनों की पहल के हिसाब से यही काम होना है। इसमें क्या किया जाएगा? इसके लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम का संचालन होगा इसमें। साथ ही साथ एक चीज और याद रखना, ये जो ऑनलाइन ऑनलाइन जो पाठ्यक्रम होंगे इनको विकसित कौन कर रहा है? ऑनलाइन पाठ्यक्रम को विकसित करने का काम कर रहा है
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, मतलब ICAI। बात समझे? ऑनलाइन जो पाठ्यक्रम होंगे उसको विकसित करने का काम ICAI का है। उसका नाम क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। और पाठ्यक्रम भी हैं इसके। जो पाठ्यक्रम हो क्या है लिख लीजिए। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, एक समानांतर कौशल विकास लेखांकन कौशल की तरह है। समानांतर कौशल विकास लेखांकन कौशल की तरह है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, यह एक सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम है। यह एक सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम है। यह एक सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम है। ठीक है, अब हमने ये बता दिया पहले कि ICAI का सहयोग मिलेगा इसमें। लिख लीजिए आगे। तो अगला पॉइंट, मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 योजना के तहत 10+2 योजना के तहत सीनियर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण छात्र ICAI का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। मतलब ये सुविधा भी इसमें दी जाएगी। ठीक है, हो गया भाई? यस सर। यस सर, हो गया। ठीक है, अब ये जो पाठ्यक्रम होंगे ना, अभी क्या है कि अभी बहुत बड़े लेवल पे तो शुरू नहीं होगा। तो अभी क्या है कि इसमें जो काम होना है वो सिर्फ और सिर्फ केवल की बात करें तो केवल सरकारी लेखांकन के लिए ही उपलब्ध होगा। बाद में क्या किया जाएगा, उसको उन्नति करने का प्रयास किया जाएगा ताकि वो और भी ज़्यादा काम कर सके ना। सिर्फ सरकारी ही क्या, प्राइवेट भी काम कर सकता है। ठीक है, तो बाद में ये चीज़ें हो जाएंगी। और एक चीज़ और लिख सकते हैं इसमें, जीएसटी व्यवस्था में वे छोटे व्यवसायों की मदद कर सकते हैं। ठीक है ना? हो गया? यस सर। ठीक है, अब देखिए स्थानीय जो संस्थान होते हैं उनका क्या क्या महत्व होता है। स्थानीय संस्थानों का सिंपल सा महत्व अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या सोच के बता सकते हैं? स्थानीय संस्थान क्या कर सकते हैं? स्थानीय संस्थान का मतलब होता है कि वो लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं। पहली बात तो ऐसी सिंपल सा समझ लो। ठीक है, उसके अलावा लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, लोकतंत्र को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। स्थानीय संस्थान ये सारे काम करते हैं। ऐसे ही आपसे अगर मान लीजिए कि पूछ लिया जाए स्थानीय संस्थान क्या काम करेंगे, लोकतंत्र के जीवंत और समावेशी समाज की आधारशिला होते हैं। इस पर क्या होगा, इस स्तर पर लोगों की आकांक्षाएं, उनकी समस्याएं, उनकी जरूरतों को ज्यादा तेजी से पहचाना ही नहीं जाएगा बल्कि उनका निदान भी किया जाएगा। स्थानीय स्तर पर देखेंगे तो योजनाओं में भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, साथ ही साथ विकासात्मक कार्यक्रम भी चलाए जाने चाहिए। ठीक है, ग्रामीण समुदाय को भी उसमें शामिल कर लिया जाएगा। इसके अलावा इसमें जो समितियां होंगी वो आपदा महामारी के लिए पहली प्रतिक्रियाकर्ता बन जाएंगी। फिर भारत में जो शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकाय हैं उनकी संख्या पर्याप्त है। इस समय मेरे ख्याल से करीब 2.5 लाख नहीं 6 लाख लगभग है ना पंचायतों की संख्या। इस शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकाय जो है वो करीब 6 लाख के ऊपर है। अब ऐसे देखिए, ग्रामीण स्तर पर ही देखा जाए ना तो करीब 2,62,000 निकाय हैं भारत में ग्रामीण स्तर पर। ठीक है ना? और शासन का तीसरा स्तर भी बोला जाता है इसको। तो शासन के तीसरे स्तर की जो संस्थाएं होती हैं वो क्या करती हैं भाई, सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं योजनाओं के प्रबंधन में सक्रिय रूप से शामिल होती हैं। ठीक है भाई, तो हमें इतनी सारी चीजें इसमें ध्यान रखनी है। स्थानीय संस्थान लोकतंत्र के जीवन समावेशी समाज की आधारशिला है। लोगों की आकांक्षा, समस्याएं, जरूरतों को ज्यादा तेजी से पहचाना ही नहीं जाएगा बल्कि उनका निदान भी किया जाता है। स्थानीय स्तर की योजनाओं में भागीदारी सुनिश्चित करेंगे और साथ ही साथ विकासात्मक कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे।
इस पे क्या होगा, जो स्थानीय समितियां होंगी वो आपदा महामारी के लिए अपनी प्रतिक्रिया भी पहली प्रतिक्रिया करता होती है, वही वही जैसे एग्जाम्पल दिए थे। भारत में शहरी ग्रामीण स्थानीय निकायों की संख्या बहुत ज्यादा है, 6 लाख के ऊपर लगभग है। ग्रामीण स्तर पर ही देखेंगे तो लगभग 2,62,000 निकाय ऐसे मौजूद है भारत में, सिर्फ ग्रामीण स्तर पे, शहरी स्तर पर बात नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है, ये जो तीसरे स्तर की सरकार है हमारी, तीसरे स्तर की जो संस्थाएं होती हैं, ये क्या है, ये सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित योजनाएं, जो परियोजनाएं होंगी उनका प्रबंधन करने में सक्रिय रूप से हिस्सेदारी ले सकती हैं, सक्रिय रूप से भागीदारी निभा सकती हैं। तो ये इसके महत्व हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। अब इसकी आवश्यकता क्यों है, इसकी आवश्यकता क्यों है, आवश्यकता देखिए, ऑडिट की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये है कि ताकि ऑडिट को मजबूत किया जा सके, और इससे ये होगा कि स्थानीय सरकारें जो होंगी वो संविधान कानूनों के अनुसार सौंपे गए कार्यों को अच्छी तरह से निर्वहन भी करेंगी। ऐसे पता भी चलता रहेगा कितना अच्छे से काम कर रहे हैं ये लोग। ये सारी चीजें जो स्थानीय सरकार की कार्यप्रणाली होगी, उसमें भारत में संघीय और प्रांतीय सरकार थोड़ी सी अलग होती है, तो थोड़ा सा इसमें भी मजबूती प्राप्त हो जाएगी ना। यही कुछ चीजें इसमें रहेंगी। आप एक चीज और याद रख सकते हैं, नहीं कुछ नहीं याद रखना है। 73वां 74वां संविधान संशोधन के बारे में आप लोगों को पता है क्या, क्या होता है ये? 1992 में हुआ था। हाँ, स्थानीय निकायों से संबंधित था, सत्ता के विकेंद्रीकरण से संबंधित थे। 73वां जो था वो आपके ग्रामीण से, और 74वां जो था आपके शहरी निकाय से संबंधित था ना। बीपीएसपी का जो अनुच्छेद 40 है उसमें पंचायतों के गठन की बात की गई है, तो जो 73वें संशोधन द्वारा उसको एक व्यवहारिक रूप दिया गया था। 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। ये डेट लिख सकते हैं, 73वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ था, 73वां संशोधन लागू कब हुआ था, 24 अप्रैल 93 को लागू हुआ था। ठीक है, इसके तहत क्या काम किया गया, ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गई, 29 विषय शामिल किए गए, है ना, और 11 अनुसूची 29 विषय ये शामिल हुए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 74वें की बात करेंगे तो 74वां लिख लो। 74वां कब लागू हुआ भाई, 74वां लागू हुआ है 1 जून 1993 को लागू हुआ। शहरी स्थानीय निकायों के बारे में था, ये बात आपको पहले से पता है। और संविधान के भाग 9 का भाग कौन सा है, 9, ये ध्यान रखना। अनुसूची की बात करेंगे, सॉरी, अनुसूची की अगर बात करेंगे तो 12वीं अनुसूची है, ध्यान रखना चाहिए। और विषय कितने हैं, 18 विषय, ठीक है ना। ये कैग के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, है ना, कैग क्या काम करता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, है ना, उसी तरीके पर हटाए जा सकते हैं जिस तरीके से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न इनका पद नहीं है ना। सेवा शर्त, पेंशन, सेवानिवृत्ति की जो उम्र है वो भारत संसद तैयार करती है, वही सारा काम देखती है भाई। इनकी जो इनका जो कार्यकाल है वो कितना है, इनका कार्यकाल है 6 साल या फिर 65 साल, जो भी पहले आएगा उसी में हटा दिए जाएंगे। ओके, बात कर ले थोड़ा सा ICAI के बारे में, लिख लो ICAI क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान, इसके बारे में लिख लो। कारपोरेट मंत्रालय, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के अधीन है, मंत्रालय के अधीन है, पहली बात तो ये याद रखना। दूसरा क्या ध्यान रखें, यह विश्व में सबसे बड़ा पेशेवर निकाय है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का। ठीक है, विश्व में चार्टर्ड अकाउंटेंट का सबसे बड़ा निकाय है, पूरे विश्व में सबसे बड़ा निकाय है, ये याद रखना है। अब इसके प्रबंधन की बात करें तो इसका प्रबंधन किससे किया जाता है, प्रबंधन करेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम 1949 और चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियमन 1988 के प्रावधानों के आधार पर। ठीक है, इनका प्रबंधन किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए।
इसमें एक परिषद होती है। इन दोनों प्रावधानों के आधार पर ना एक परिषद का गठन होता है, उसी परिषद के द्वारा क्या किया जाता है, इसका प्रबंधन किया जाता है। जो परिषद बनाई जाती है इसके प्रबंधन के लिए, उस परिषद में 40 सदस्य होते हैं, ठीक है। और उसमें जो 40 सदस्य होते हैं, उन 40 में से 32 सदस्यों का चुनाव जो किया जाता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के द्वारा किया जाता है, ठीक है। बाकी शेष जो 8 होते हैं वो नामांकित होते हैं। ये हो गया भाई। चले आगे भी चले कि